हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। वेलकम टू द एसएससी टीम। आई एम योर सीए संजय भैया। तो दोस्तों, आज सीए में इंटरमीडिएट का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर था, पेपर नंबर 5। तो आप लोग जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हो, जितना बात हुआ है सबका अच्छा हुआ है। और मैंने कुछ एमसीक्यू का एक पूरा 314 क्वेश्चंस का एक कंपाइलर बना के दिया था। ऑल्दो आई हैव नॉट अपलोडेड इन द यूट्यूब, बट मैंने लिंक्डइन में शेयर किया था। तो बहुत सारे बच्चे ने उसको यूज़ किया था। आई थिंक सो उससे बहुत हेल्प हो गया था। तो दोस्तों, एमसीक्यू जो क्वेश्चन था इस बार आप लोग का, सबसे पहले तो नंबर 1 के एमसीक्यू जो था, एमसीक्यू ना आपका वो क्या बोलते हैं, मतलब आपको लिखना नहीं था। ठीक है, ओएमआर शीट था, ओएमआर शीट में आपको मार्क करना था, सर्कल मार्क करना था उस तरीके से। और क्वेश्चन भी जिस तरीके से फेम हुआ डिस्कस करेंगे अपन कि क्वेश्चन में क्या फेम हुआ क्या नहीं फेम हुआ उसके हिसाब से। और आपका एग्जाम कैसा गया आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मैच कर लेते हैं। आज हम लोग का जो 15 मार्क्स का जो, सॉरी 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू था, 15 नंबर टोटल, 15 2 मार्क्स का जो था वो मैच कर लेते हैं। किसका कितना करेक्ट हुआ नहीं हुआ प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन आप देखोगे वो था द टर्म, ओके, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेक्स इन इट्स फोल्ड वेरियस मोड्स ऑफ सेटलमेंट। ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं आपका इंक्लूडिंग डैश आर्बिट्रेशन कंसिलेशन मीडिएशन। तो भाई ये जो ADR है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एंड मीडिएशन, इसमें और एक जन क्या होता है वो है लोक अदालत। तो डेफिनेटली जो सेटलमेंट का वेरियस मोड्स है ना उसमें लोक अदालत भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर भाई। नंबर 1 का सी हो गया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आ कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी डिस्चार्ज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है भाई? डेथ हो सकता है आराम से, इंसॉल्वेंसी भी हो सकता है आराम से, मर्जर भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। तो हो कौन सा नहीं सकता है? नहीं हो सकता वेवर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। समझे? तो सर ऑपरेशन ऑफ लॉ कौन सा नहीं है? आप बोल सकते हो एज ए कॉन्ट्रैक्ट मे नॉट बी डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इज अ वेवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in order to push up sales generally, there is a practice of sending goods to the customer with the clear cut understanding that he has option to approve or return the goods within the given period। सर ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि हम लोग जब कस्टमर को गुड्स बेचते हैं ना, जब सेल करते हैं, तो कस्टमर को हम लोग बोलते हैं भाई चल तू ठीक है, तू एक बार चेक कर ले भाई कैसा है क्या नहीं है, चेक कर ले। उसके बाद एक गिवन टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए 2 महीना 1 महीना, तू मेरे को वापस कर देना या नहीं करेगा तुम रख देगा, किस तरीके से करेगा प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, लेकिन मैं 2 महीने का तुझे टाइम दे रहा हूँ, प्लीज कंफर्म मी। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सैंपल गुड्स। ना ना बाबा, सैंपल गुड्स तो फ्री में दे दो, यूज करो। जैसे डॉक्टर लोगों को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देते सैंपल। फ्री ट्रायल गुड्स नहीं भाई, मैं तो फ्री ट्रायल गुड्स नहीं हूँ। गिफ्ट गुड्स, गिफ्ट में तो भाई क्या है, गिफ्ट में क्या टाइम पीरियड है, गिफ्ट दे दिया कहानी खत्म। तो आंसर होगा अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, करेक्ट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो 3 का डी होगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ बैक ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन फुल ऑफ एंडोर्समेंट्स। तो एंडोर्समेंट का जब होता है तो उसके बैग में a slip of paper may be attached to the instrument for signing endorsement, साइन करने के लिए एंडोर्समेंट को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्लिप को क्या बोलते हैं भाई? एस्क्रो तो नहीं बोलते, एस्क्रो बैंक अकाउंट होता है। जिक्री चिट नहीं होता है, पेथ नहीं होता है। तो आंसर क्या? अलोंज। क्या होता है सर आंसर इसका? अलोंज, करेक्ट। सो दिस योर करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया आपका नंबर 1 अलोंज। अच्छा, एन इंडिविजुअल सेल गिव हिज कंसेंट टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, कोई इंडिविजुअल अगर अपन का LLP जो है उसका DP बनना चाहता है, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो उसको भाई फॉर्म 9 देना पड़ेगा। क्या भाई? फॉर्म 9। तो आंसर इसका क्या होगा? फॉर्म 9 सर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67। अच्छा, सेक्शन 67 पे क्या बोला था कि भाई चिल्ड्रेन, जो चाइल्ड है ना, उस बच्चे को फैक्ट्री में कब काम पे लगाया जाएगा? तो भाई सिंपल सा बात है, एक बच्चे को काम पे फैक्ट्री में तभी लगाया जाएगा जब उसका 14 साल का उम्र हो जाएगा। मतलब जब वो 14 साल का उम्र होगा तभी जाकर उसको फैक्ट्री में अलग होगा काम करने के लिए। गॉट इट? अच्छा सर आ जाओ। तो 6 नंबर का बी इज द करेक्ट आंसर, 14 ईयर। नाउ 7,
पीएफ से हम लोग कब कब विड्रॉ कर सकते हैं मनी? विड्रॉल फ्रॉम पीएफ इज नॉट अलाउड फॉर, यहाँ पे नॉट अलाउड है, तो बुक्स में देखना अलाउ लिखा है, तो यहाँ पे नॉट अलाउड कौन सा केस में हो सकता है? तो भाई सबसे पहले तो बता देते हैं कि अलाउ कौन सा केस में हो सकता है। आप घर खरीद सकते हो, पीएफ में जो पैसा आपका रखा हुआ है ना उससे विड्रॉ करके घर खरीद सकते हो, अपना जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसको भी आप पे कर सकते हो आराम से, और उसके बाद आप 1 साल पहले रिटायरमेंट होने वाला है आपका नेक्स्ट ईयर, इस साल आप विड्रॉ कर सकते हो। तो सर ये तीनों ऑप्शन तो पॉजिटिव ऑप्शन है, मतलब जब हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो विड्रॉ नहीं कर सकते कब? जब बच्चे का शादी होगा। भाई बच्चे का शादी खुद के पॉकेट से खर्चा करो, क्यों पीएफ से पैसा उठाए हुए? करेक्ट। सो 7 का करेक्ट आंसर इज योर बी। गॉट इट। अच्छा 8 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिगार्ड टू शेयर सर्टिफिकेट? भाई शेयर सर्टिफिकेट के जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही मुझे नहीं लग रहा है, तो चलो समझ लेते हैं। द कंपनी शैल इशू शेयर सर्टिफिकेट, सर मुझे तो कैसा लग रहा है कंपनी की सेक्रेटरी सीएस शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती, इतना पावर है उसके पास। देखते हैं। उसके बाद द शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन परसुएंस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड, डेफिनेटली आपको तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा भाई शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, ये तो सही बात है। एवरी शेयर सर्टिफिकेट शुड हैव अ डिस्टिंक्टिव नंबर, मतलब ऑब्वियस एक नंबर होता है, सीरियल नंबर, नहीं तो पहचान होगा कैसे किसका कौन सा शेयर है, कौन सा एक्चुअली कौन सा इन्वेस्टर का क्या शेयर है। करेक्ट। शेयर्स इट विल बी अ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, भाई ये तो ट्रू है, शेयर सर्टिफिकेट डीमेट फॉर्म में ही होता है। तो भाई मुझे तो ये वाला डाउट लग रहा है कि सीएस ना शेयर सर्टिफिकेट तो भाई इशू नहीं कर सकता है, तो 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर पे आ जाते हैं। द 1% कंपनी गिव्स द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स ऑल द बेनिफिट ऑफ डैश सोल प्रॉपर्टीशिप, अ पार्टनरशिप एंड एलएलपी, अ कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए बोलिए? एक ओपीसी जो है इसका नेचर ना बराबर होता है क्या है? एज ए प्राइवेट कंपनी, इसका नेचर जो होता है एज ए प्राइवेट कंपनी, तो इसको प्राइवेट कंपनी के सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, बट ऑब्वियस सा बात है कि इसमें एक ही बंदा रहता है जो डायरेक्टर होता है, जो सब कुछ मैनेज करता है, प्रोमोटर, तो इसको हम लोग कंपनी बोल सकते हैं आराम से। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? कंपनी। अच्छा, a poll demanded on any question shall be taken within dash from time when the demand was made। जब पोल का डिमांड होता है ना, जब डिमांड होता है कोई मीटिंग का, पोल का जो डिमांड होता है वो कितना टाइम तक वो वैलिड रहता है? सर ऑब्वियस सा बात है, 48 आवर्स इसका आंसर है। क्या होगा? 48 आवर्स, तो इट इज अ करेक्ट आंसर 48 आवर्स। करेक्ट सर, बढ़िया सर। 9 नंबर का 10 नंबर का डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सर, अंडर सेक्शन 251 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हु इज नॉट डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द केएमपी, हम लोग केएमपी किसको नहीं बोलेंगे, मतलब केएमपी किसको नहीं बोलेंगे? सबसे पहले तो केएमपी किसको बोलेंगे वो जान लेते हैं। सर मैनेजिंग डायरेक्टर केएमपी है, यस। सर होल टाइम डायरेक्टर केएमपी है, यस। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केएमपी है, नहीं सर नहीं, एकदम नहीं, वो तो बाहर का इंसान है, कहां से हो गया केएमपी? केएमपी मतलब जो ऑफिस में रहेगा कंपनी में 10 से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा काम करेगा, पूरा उसका नोका झोंका देखेगा। करेक्ट। सर कंपनी सेक्रेटरी, ना पापा ना, कंपनी सेक्रेटरी तो बेसिकली आपका केएमपी है सर। तो सर आंसर इज द सी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। करेक्ट। सो कौन सा करेक्ट आंसर है सर आपका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, याद रखने का। तो 11 नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इफ एनी इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज्ड और इफ एनी कॉपी रिक्वायर्ड इज नॉट फर्निश्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द कंपनी शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ। अच्छा, इंस्पेक्शन के लिए कॉपी मांगा है और आपने ना कॉपी टाइम पे नहीं प्रोवाइड किया है, तो कितने का पेनल्टी लगेगा? सबसे पहले तो 25,000 का पेनल्टी लगेगा कंपनी को, और जो एवरी ऑफिसर है ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट शेयरिंग इट, ओके, एवरी ऑफिसर जो डिफॉल्ट में शामिल है उसको भी 5,000 का लगेगा पेनल्टी। मतलब कंपनी को तो लगेगा 25 का पेनल्टी, और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट उसको 5,000 का पेनल्टी भी लगेगा। चलो सर क्लियर हो गया। तो 12 नंबर का बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? भाई इसको थोड़ा संभाल के आंसर करना। लिखा क्या है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया, ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? इज नॉट द क्राइटेरिया, इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का क्राइटेरिया क्या है वो बताना है। करेक्ट। क्राइटेरिया क्या नहीं है? सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्राइटेरिया क्या बोले तो बहुत इजी वाला चीज है भाई। सबसे पहले तो वो कंपनी का प्रोमोटर नहीं हो सकता है, सही बात। उसके बाद सर ये कंपनी के साथ कोई भी एंगल से जुड़ा नहीं होगा, मतलब इसका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होगा कंपनी के प्रोमोटर के हिसाब से, और लास्ट 2 साल तक। तो सर ये वाला आंसर भी देखो क्या लिखा है, ही शैल नॉट हैव एनी पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और देयर प्रोमोटर और डायरेक्टर ड्यूरिंग द 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
डी, his relatives have not held any pecuniary relationship with the company amounting to 2% or more its gross turnover. तो सर ये तीनों तो ऐसा क्राइटेरिया है, यू कैन से दीज आर द क्राइटेरिया टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होने का क्राइटेरिया क्या है? ही शैल रिलेट टू द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी. सो इट इज द करेक्ट आंसर. ही शैल रिलेट टू द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के प्रोमोटर के साथ रिलेट होगा तो भाई वो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा. सिंपल सा बात. तो करेक्ट आंसर इज योर बी. उसके बाद सर, almost every company now has a business ethics program, mostly because technology and digital communication have made it easier to identify and publicize. क्या चीज आज के जमाने में एवरी कंपनी को ना जो भी गलत हो रहा है, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको हाईलाइट करना और बोलना कि मैं ये पॉजिटिव काम कर रहा हूँ. देखो ये सब नेगेटिव काम है और मैं उस सब चीज को दूर फेंक रहा हूं और आज मैं सारे पॉजिटिव काम कर रहा हूं. तो मोरल ड्यूटीज नो नो नो, पब्लिसाइज मोरल ड्यूटीज नहीं करते हम लोग. नेगेटिव एस्पेक्ट को सबको दिखाते हैं. क्या चीज है सर यहाँ पे? एथिकल जो मिसस्टेप्स है, कॉर्पोरेट बिहेवियर, कॉर्पोरेट ड्यूटीज. नो, अरे कॉर्पोरेट ड्यूटीज तो करते हैं और कॉर्पोरेट बिहेवियर तो करते हैं, ये दोनों तो करते ही है. और मोरल ड्यूटीज तो हम लोग अभी अभी आज के जमाने में जो जितना एथिकल होगा, जो जितना मोरल ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा उसका कंपनी उतना आगे जाएगा. तो सर ऐसा क्या चीज है जो पब्लिसाइज करने से ये समझ में आएगा पब्लिक को कि भाई देखो हम लोगों ने ये नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया. तो वो आंसर करेक्ट है, एथिकल मिसस्टेप्स. तो 14 नंबर का पब्लिसाइज का आंसर क्या है सर? एथिकल मिसस्टेप्स. उसके बाद 15 में आ जाओ. अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ एथिक्स रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड्स ऑफ डैश टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर टू. तो सर सबसे पहले वैल्यू इज द मैटर. हम लोग कोई भी चीज का ना वैल्यू समझते हैं. जैसे मान के चलो अभी रात को 12 बज रहे, अभी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर सारे शेयर कर रहा हूँ, करेक्ट? तो मैंने एक जगह से आया, मैंने शेयर कर रहा हूँ. तो मेरे को इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है कि मुझे चाहिए कि बच्चे लोगों के पास पहुंचे कि भाई अभी मत देखना है, लेकिन जब बाद में वो देखेगा समझ में आएगा कितना कौन सा करेक्ट है, तो उससे उसको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा, हाँ मुझे इतना मिलने वाला है. एक बेसिक प्रेडिक्शन. ऐसा नहीं कि ये सुनने से जो हो गया उसको वो सही कर सकता है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है, आपको याद रहता है कि आप कौन सा करेक्ट किया, कौन सा गलत किया, उससे आपका नेक्स्ट टाइम से इंप्रूवमेंट होते जाएगा. तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? वैल्यू. तो सर ये पूरा 15 एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पूरा इजीली. तो गाइस ये जो एमसीक्यू था ना बहुत इजी था और आप बिलीव नहीं करोगे सारे एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के मैथ से था. और इंस्टीट्यूट ने इस बार क्या किया पता है? सीएमई इंस्टीट्यूट ने इस बार जो पैराग्राफ्स है ना, मैं देख रहा था पैराग्राफ्स, वो पैराग्राफ से अंदर अंदर से जाके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया ना यहाँ पे, ये वाला जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आप जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वाला आई थिंक सो 5 नंबर या 6 नंबर पेज पे नीचे वाला में देखना, वहां पे दिया हुआ है पूरा ऐसा लिखा हुआ है, द एडियर टेक्स इट इन फोल्ड वेरियस मोड्स ऑफ सेटलमेंट इंक्लूडिंग डैश आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मेडिएशन, लिखा है लोक अदालत. पूरा वो उठा के पैराग्राफ दे दिया है. मतलब आपको बुक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, दैट इज व्हाट द मोटो. जैसे आईसीएआई सीए इंस्टीट्यूट जैसा भी कर रहे हैं ना, पूरा बुक से उठा के दे रहे हैं. मतलब बहुत क्या लोग क्या करते पता है, बुक्स छोड़ के जाते, नहीं पढ़ेंगे भाई, चलो कोई बात नहीं, बुक्स पढ़ना जरूरी है भाई. आप जिसका भी मैथ पढ़ लो, बुक्स पढ़ना जरूरी है. चलो ये तो समझ में आया. अब हम लोग ना ब्रॉड क्वेश्चन में चलते. क्या क्या ब्रॉड क्वेश्चन आया था उसमें चलते, सेक्शन बी में चलते, जहां पे 14 × 5 है सर, 70 मार्क्स का है दोस्तों. तो सबसे पहले तो इसको डिस्कस करने से पहले मुझे ये बोलना है कि जो हो गया सो हो गया, उसमें लेके कोई डिस्कशन करना नहीं है. लेकिन क्या चीज़ है पता है, अभी जो क्वेश्चन है ना इंस्टीट्यूट ने थोड़ा घुमा दिया. मतलब जो क्वेश्चन बहुत कम केस में आता है, मतलब जिसका चांसेस मॉडरेट था लो था, उसको हाई प्रेफरेंस दे दिया, और जिसका हाई प्रेफरेंस है उसको थोड़ा मॉडरेट कर दिया. मतलब क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के दिया, मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसको अभी इस बार दे दिया. तो ये थोड़ा आप बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूट का क्लेवरनेस है कि भाई इधर उधर खेलने का. थोड़ा स्टूडेंट को देखना भी है, जज करना है कि स्टूडेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं. अगर उसको पता भी नहीं है तो उसको पता है कि लॉ क्या पता है, तो लॉ के हिसाब से वो प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं वो भी देखना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट. तो चलिए दोस्तों एक सेकेंड, तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे कि भाई क्वेश्चन में क्या क्या था. तो सबसे पहले ये सारे क्वेश्चंस अच्छे थे, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ स्कैनर एज वेल एज ये सारे क्वेश्चन आपका ना इंस्टीट्यूट के मैथ का ही क्वेश्चन है. मतलब पूरा छाप छुप के दिया और वो डायरेक्ट क्वेश्चन है. देखो क्या लिखा है. सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन, आपको इसमें से कितना करना है भाई? 5 ही करना है, ठीक है. टोटल 5 करना है, 2 3 4 5 6 7 8, 7 क्वेश्चन दिया है, 5 करना है, ठीक है. 7 क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 क्वेश्चन यू नीड टू राइट ओनली 5 क्वेश्चन.
तो व्हाट आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट? ई कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको लिखना है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएगा आंसर वहां पे। Discuss the circumstances under which the liability of the surety is considered to be the discharge and the liability of the surety is not considered to be discharged. बाप रे बाप, क्या क्या circumstances होगा which the liability of the surety is considered to be discharged and the liability of the surety is not considered to be discharged। मतलब दो सिचुएशन, surety के बेस में दो सिचुएशन, डिस्चार्ज होगा नॉट डिस्चार्ज होगा, वो लिखना है आपको साथ साथ। तो भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक्स में लिखा, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन सोचो, इतना कोई केस स्टडी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस हो गया। आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन में। डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसीड्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एज पर द एलएलपी। मुझे ना ये क्वेश्चन लग रहा था परसों, मतलब मैं संडे का बात बोल रहा हूँ, संडे मुझे लग रहा था ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना आपको इंस्टीट्यूट के बुक में पेज नंबर 201 में मिल जाएगा। कितना? पेज नंबर 201 में आप जाओ, जाके देखो पेज नंबर 201 जो है ना, जहाँ पे एलएलपी एक्ट है 2008, वहां पे पेज नंबर 201 में आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल ऑफ ऑडिटर दोनों मिल जाएंगे। सही बात, वहां पे आपको दोनों मिल जाएंगे, आप देखोगे तो वहां पे आपको दोनों पूरा मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे पूरा दिया हुआ है आपका एकदम क्लियर कट, ठीक है। तो ये था एक्चुअल में मेन, मैंने आप बोल सकते हो कि मेन फोकस, कि 201 नंबर पेज पे दिया हुआ है, मैंने ढूंढ के देखा, हाँ वहां पर ही है, पेज नंबर में जस्ट देखा वहां पे, ठीक है। आप देख लो, आपको जरूर याद, मतलब आपको मिल जाएगा वहां पे, दो दो चीज लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्ट ऑडिटर, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर, ठीक है। आई होप सो कि सब लोग करके आए हो, अच्छे से लिख के आए हो। अच्छा, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेंशन, ये तो भाई सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन मैंने मार्क्स मतलब ये भी दिया था, सजेशन में भी दिया था, ठीक है। तो मैंने तो एक बच्चे जो थे जो एग्जाम दे रहे थे, मैंने उसको बोला था ये वाला क्वेश्चन शायद इंपॉर्टेंट है, देख के जाना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है बहुत, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। तो भाई ये क्वेश्चन उठा के दे रहे हो, मैंने क्या बोला था, जो क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है वही क्वेश्चन है उठा के देने इंस्टू। तो ये वाला क्वेश्चन भी आंसर अवेल है, मतलब दोनों बैक टू बैक 2 and 3 क्वेश्चन आंसर अवेल है। इसके बाद से 4 नंबर में आ जाओ, डेमोन्स्ट्रेट क्लेम्स अंडर द कोड ऑफ वेजेस एक्ट एंड प्रोसीड्योर देयर, मतलब आप क्या प्रोसीड्योर है क्लेम करने का, उसको लिखने है आपको पूरा इन डिटेल्स में, वो कोड ऑफ वेजेस में, वो 7 मार्क्स का है। उसके बाद डिस्कस द रेगुलेशन रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। अच्छा, ग्रेचुइटी पेमेंट करने का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्सप्लेन हाउ द ग्रेचुइटी अमाउंट इज कैलकुलेटेड। अच्छा, मुझे एक चीज बताना है आप लोगों को, एक चीज याद रखना, जो लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुका है, जिनका एग्जाम आपका कब है, 10 12 14 14 तारीख को एग्जाम है, तो भाई 14 तारीख एग्जाम जो है ना, उसमें अगर ग्रेचुइटी का कुछ कैलकुलेशन करते हो, वो सिमिलर यहाँ पे भी लिख सकते हो, मतलब इनकम टैक्स में जो पढ़े वहां पे यहाँ पे भी लिखोगे तो मार्क्स कैरी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला प्रॉब्लम नहीं। तो जो बच्चे लोग इनकम टैक्स का लॉ को याद रख के लिख के आए, भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मार्क्स मिलेगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ये वाला भी आंसर है पहले, तो इजी क्वेश्चन है। इसका 5 नंबर में आ जाना, एनालिसिस द रेलिवेंस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये वाला तो बहुत इजी है, मतलब ये एक्चुअल में आपका स्टार्टिंग वाला जो कंपनीज एक्ट का चैप्टर है ना, मतलब इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर में ये साफ साफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के बारे में दिखाया है, वहां पे केस भी है, मनीष जी दिनशॉ पेटिट जो केस है ना, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये मेरे क्लास में मैं पढ़ाया था, और बच्चे लोग जो बच्चे एक जन एग्जाम दिए थे, उसको भी बहुत अच्छा एग्जाम हुआ उसका, ठीक है, वो लिख के आ रही है ये वाला चीज पूरा एकदम, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट रिलेटिंग टू द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एज पर द कंपनीज एक्ट, मतलब डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जैसे हम लोग देंगे, जो प्रोसीड्योर्स है उससे रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट है वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, मतलब आप बोल सकते हो कि भाई सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो ऊपर नीचे गया, मतलब पूरा आपको हाथ में दे दिया, आपको सिर्फ आंसर लिख के आना है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए हो, आई होप सो कि सबको ही अटेंड किया इसको, ठीक है। तो 2 3 4 5 तो 4 क्वेश्चन हो ही गए ऐसे। अच्छा, आउटलाइन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द बोर्ड रिपोर्ट एज पर द कंपनी, मतलब बोर्ड रिपोर्ट बनाने का प्रोविजन क्या क्या है ना, वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद एग्जामिन द कैंसिलेशन और सरेंडर ऑफ डीएक्टिवेटेड यूडीन, मतलब सॉरी यूडीन बोल रहा हूँ, डील, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीएक्टिवेट हो गया या सरेंडर कर रहे हो, उसका रिगार्डिंग क्या कैंसिलेशन है, उसका एग्जामिन करना है, प्रोसीड्यूर वगैरह आपको लिखना है, मतलब इसमें आप प्रोसीड्यूर लिखना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये भी आंसर है पहले, ये हो सकता है थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो आप इसको छोड़ के ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, 7 नंबर क्वेश्चन, इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा ये सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक। डिफरेंट डिस्क्राइब द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये भी बहुत इजी है, मतलब अगर आप 2 3 4 5 और 7 कर दो तो आपका 5 क्वेश्चन हो गया, 6 नंबर छोड़ दो, 8 नंबर छोड़ दो, ठीक है। तो पहले 2 से लेके 7 तक सब क्वेश्चन इजी है, ये आपका चॉइस था क्या करना है। तो जैसे मैंने स्ट्रेटेजी में भी बोला था
कि भाई आप लोग जब क्वेश्चन का आंसर करो सबसे पहले आप 15 मिनट का जो टाइम रहता है उसमें चूज कर लो। देखो आप लोग अगर वो 15 मिनट यूज करके चूज कर लेते हैं ना, एमसीक्यू को सब आता है तो ये ईजी हो जाता है। बढ़िया, आई होप सो कि सबको यूज किए, जो लोग मेरे वीडियोस देखे हो या तो खुद का स्ट्रेटेजी बहुत सारे यूज किए हो, आई होप सो आप लोग अच्छे से करके आए 2 से 7। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मिस्टर एक्स ड्यू अ चेक पेबल टू मिस्टर वाई ऑन ऑर्डर मिस्टर वाई लॉस द चेक एंड वाज नॉट अवेयर ऑफ द लॉस ऑफ द चेक। तो मिस्टर एक्स ने एक चेक दिया था मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ऐसे चलते 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 गुम हो गया, उसका चेक रास्ता में पड़ गया। द पर्सन हु फाउंड द चेक फोर्स द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर वाई एंड एंडोर्स इट टू मिस्टर जेड। चेक मिला, वो चेक उसने साइन किया, और मिस्टर जेड बोल के कोई बंदा था जिसके ऊपर मतलब जिसको वो जो बंदा जिसको चेक मिला था ना उसको पे करना था मिस्टर जेड को, तो उसने पे कर दिया साइन फोर्स करके as a consideration for goods bought by him from Mr. Z. Mr. Z encashed the check on the very same day from the drawing bank. Mr. Y intimated the drawing bank about the theft of the check. After 3 days, review the liability of the drawing bank. So बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, केस स्टडीज नहीं है, आप बोल सकते हैं एक इंटरप्रिटेशन है बेस्ड ऑन द लॉ। आप प्रोविजन समझते हो, मतलब एक केस स्टडी नहीं है लेकिन फिर भी केस के रिलेटेड है। आपका एक चेक था, किसी ने दिया था, रास्ते में चलते चलते खो गया, उसके बाद किसी ने उठाया, दूसरे बंदे को दे दिया, और दूसरे बंदे बैंक में जाके उसको इनकैश कर लिया, आप जाके बैंक को बोल रहे हो भाई मेरा तो चेक चोरी हो गया। तो ड्रॉई बैंक जो है ना, जो बैंक है जिसने पेमेंट किया उसका क्या लाइबिलिटी होगा वो आपको लिखना है। अच्छा वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एनआई एक्ट से लिखना पड़ेगा भाई लोग, एनआई एक्ट से। अच्छा इसके बाद मिस्टर ए इज द डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड अपॉइंटेड बाय इट्स शेयर होल्डर बाय पासिंग एन ओवर only after 6 months of his appointment a news was published in a local daily mentioning his name. As per the news, Mr. A asked for the bribe of huge amount from a supplier of the company. Following this, a month later, shareholder of the company removed Mr. A from the office of the director and appointed Mr. B in his place for the timing in the said meeting. Now, Mr. A is arguing that his removal before completion of his tenure on the basis of the media reports is not only unfortunate but also illegal, as the allegation has not yet been proved. Present your view on the removal of the Mr. A and also state the whether the temporary appointment of Mr. B is valid. वेरी गुड, मतलब मिस्टर बी को सिर्फ मीडिया के न्यूज के बेसिस में आपने निकाल दिया, और मिस्टर ए इसको मिस्टर ए को निकाल दिया और मिस्टर बी को अपॉइंट कर लिया, ये क्या सही है? इसको आपको लिखना, मतलब ये केस स्टडीज है, प्योर केस स्टडीज है। तो दोस्तों ये कंपनीज एक्ट से केस स्टडीज है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कौन कौन केस स्टडीज का आंसर किया है। आई होप सो कि केस स्टडीज जो लोग करते हैं उन लोगों का थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन रहता है, मतलब वो लोग थोड़ा केस स्टडीज के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग को सबको पता है कि सीएमई इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्टली प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करके केस स्टडीज बेस में किया, आई होप सो कि आप लोग उस तरीके से पढ़े हो, प्रिपरेशन भी लिए हो, इसलिए आप लोग ने केस स्टडीज का अटेंड किया, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन ईजी है उसके बावजूद भी अगर कोई केस स्टडी को लिख रहा है तो मतलब भाई ये क्लैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये था क्वेश्चन का रिव्यू। आई होप सो कि जितना हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एमसीक्यू तो छोड़ दो बहुत ईजी था, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी, मतलब आप बोल सकते हो कि 100 आउट ऑफ 100 इजीली आंसर आप कर सकते हो। तो दोस्तों आपका एग्जाम कैसा गया और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि आपने बढ़िया से एग्जाम दियो, आई होप सो कि आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स आपका आएगा। और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दियो एमसीक्यू का, एज वेल एज कौन सा क्वेश्चन आप लोग अटेंड किया पार्ट बी का। तो दोस्तों इसके साथ गाइस I completed my lecture for today with respect to discussion of the question paper. तो चलिए दोस्तों, आई होप सो कि आप लोग का अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन मतलब एग्जाम है 12 तारीख को, उसके बाद 14 को टैक्स, उसके बाद कॉस्ट है, ग्रुप 1 का मैं बोल रहा हूँ एक बार। तो बड़े से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट गाइस। अकाउंट से बहुत अच्छे से करना, जो हो चुका है उसको भूल जाओ, लॉ अभी एकदम ऐसे बुक करके साइड में रख दो, देखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में फोकस करना है, ताकि आपका वहां से भी मार्क्स आए, क्योंकि वहां पे 15x2 30 मार्क का एमसीक्यू रखा है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है, ताकि लॉ में अगर ऊपर नीचे हुआ तो वहां से मैनेज कर सकते हो। तो क्योंकि अकाउंट्स आप लोग बहुत पहले से करके आए हो तो आप लोग को अच्छे से आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है। तो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड फाड़ के आना, आग लगा के आना, और आप लोग आराम से स्ट्रेटेजी को यूज करना गाइस। चलो बाय एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।